कल पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, फॉर्मूला ड्राइव किया था तो क्या आया था, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट। अच्छा उससे पहले एक और आया था ना, मैंने बताया था दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों याद करिएगा, ठीक है ना। एक था v बराबर आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। चलो यहीं से बल्कि शुरुआत करते हैं। पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है ना। एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, बशर्ते कि पार्टिकल मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट करे, ठीक है। दूसरा वेलोसिटी की इक्वेशन, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ठीक है। इसका फॉर्मूला आया था हमारा v बराबर आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, याद है, v इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और एक फॉर्मूला बन के आया था v इज इक्वल टू ओमेगा बाहर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सारे टर्म्स पता होंगे इसमें क्या क्या है, ठीक है ना। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, वैसे इस चैप्टर में हम लोग इसको एंगुलर वेलोसिटी ना कहकर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहें तो बेहतर होगा, ठीक है ना। बात एक ही है, दिक्कत कुछ नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि वो आपको बताएगा कि 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड या 4 रिवोल्यूशन पर सेकंड ले रहा है, दिस इज ऑल्सो एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम चाहें तो ये भी एंगुलर स्पीड को बताने का ही एक तरीका है। अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ 4 रिवोल्यूशन पर सेकंड ले रही है तो समझो मैं एक तरीके से उसका क्या ही बता रहा हूँ, 4 रिवोल्यूशन का एंगल लिखो, आप में उसका टाइम ले लो तो वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसके स्पेशल केसेस बना लो, ठीक है। कल भी मैंने बताया था कि इसके स्पेशल केसेस बनेंगे, ठीक है। पहला केस बताओ क्या होगा, केस 1, व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, है ना, व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन तो क्या होगा बताओ। अगर मीन पोजीशन पे होगा तो r की वैल्यू 0, r इक्वल टू 0, तो v बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 0, मतलब v बराबर r ओमेगा, v बराबर r ओमेगा, ठीक है। यही क्या होगी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, ओ सॉरी, v इज इक्वल टू मीन पोजीशन पर r की वैल्यू 0, हाँ मीन पोजीशन पर y की वैल्यू 0, हाँ मीन पोजीशन, r तो कांस्टेंट है ना, हाँ तो वही मैंने किया, मीन पोजीशन पर y की वैल्यू 0 होगी, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो मतलब क्या हो जाएगा r ओमेगा, जो कि क्या होगा मैक्सिमम, यही मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। एसएचएम करती हुई किसी बॉडी की मैक्सिमम वेलोसिटी v बराबर r ओमेगा होती है, और यही रिलेशन प्रूफ हुआ था, याद होगा आपको, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक है ना। अगर सर्कुलर पाथ पर कोई चीज ट्रैवल कर रही हो, उसकी रेडियस r हो, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन रखती है, v बराबर r ओमेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या भी कहते हैं, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज जब मैक्सिमम होती है ना उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, ओके। अब अगर दूसरा केस बनाएंगे तो केस 2 में क्या हो जाएगा बताओ, व्हेन द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना, व्हेन द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो क्या होगा, इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना, तो तब y बराबर r हो जाएगा, ठीक है ना, y इज इक्वल टू r। अगर y इज इक्वल टू r होगा तो v कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब v बराबर क्या हो जाएगा 0। ये बड़ा काम की बात है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, v बराबर 0, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0, मिनिमम और ये क्या ही होगी, यही इसकी मिनिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, इससे कम कभी नहीं होगी, दिस इज द मिनिमम, ठीक है। एक्सट्रीम पर जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा तो उसकी मेन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, समझ में आ रही बात ना। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होगी, इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, ठीक है ना। तो यानी एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, मेन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, समझ में आ रही बात ना। मतलब जैसे अगर आप ध्यान लगाएंगे तो एक झूला सबसे अच्छा स्विंग जो है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, एसएचएम का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है हैंगिंग स्विंग, ठीक है ना। तो जो हैंगिंग स्विंग है उसी को, क्योंकि बार बार जब भी एसएचएम को बताने का मन करता है ना तो यही ऐसे ही हाथ चलता है, ठीक है। तो हैंगिंग स्विंग में क्या है, ये जो ऊपर से लटका हुआ ऐसे झूला है, ये क्या हो गया एक तरीके से मेन पोजीशन इसकी। अब यहाँ से इसको यहाँ से हम उठाएंगे, ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना होगा। अगर इस किसी भारी सी चीज को आप नीचे से उठाकर ऊपर लेके जा रहे हैं
तो अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि आप इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या करना होगा, वर्क करना होगा, वर्क करना होगा, वर्क मिलेगा नहीं, वर्क करना पड़ेगा, समझ में ना, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करना होगा। और जब भी कोई वर्क किसी फोर्स के अगेंस्ट किया जाता है तो वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो वही वर्क जो हम लोग इसको यहाँ से उठा करके यहाँ ले जाने में करेंगे, वही इसके अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये वापस अपने उस पोटेंशियल एनर्जी को जो हमने इसके अंदर स्टोर कर दी है उसको ये वापस यूज करेगा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अब वो कन्वर्ट करते करते यहाँ तक आते आते वापस फिर से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो वहाँ थी मैक्सिमम वो यहाँ आते आते जीरो हो गई। इसका मतलब पूरी की पूरी किसमें बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। अब यही काइनेटिक एनर्जी अगर इतनी ज्यादा हो गई तो ये इसकी वजह से रुक नहीं सकता, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो जाते जाते फिर से अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो फिर से अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो इसका मतलब फिर से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते अपने हाईएस्ट को पहुंचेगी, और फिर हाईएस्ट के बाद वापस फिर से क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी। अगर ये एनर्जी का लॉस ना हो, यानी कहीं अगर हम इस सिनेरियो को या इस हैंगिंग स्विंग को किसी एक ऐसी जगह पर फ्री स्पेस में जहां कोई और उसके अलावा मौजूद ना हो, यानी कि वैक्यूम में अगर हम इस काम को कराएं तो हैंगिंग स्विंग हमें हमेशा 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 के लिए क्या होता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। समझ में आ रही बात ना, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया काम आज नहीं, हमेशा हमेशा का मतलब समझ ना, अनंत काल तक, ठीक है ना, इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक चल सकता है, बशर्ते की शर्त यही होती है फिजिक्स में, हमेशा कोई भी चीज होती है तो हमेशा एक कंडीशन के साथ होती है, अगर ऐसा हो गया तो, ठीक है ना, अगर ऐसा हो पाया, अगर हम लोग ऐसा कर पाए कि इसके कांटेक्ट में इसको बिल्कुल एक आइसोलेटेड सिस्टम बना दिया जाए और इसके कांटेक्ट में कोई दूसरी चीज ना आए जो कि इसको क्या कर सके, रजिस्ट कर सके, इसको रोक सके, तो ये हमेशा हमेशा के लिए एक जैसा ही मूव करता रहेगा। समझ में आ रही बात ना, तो भूलने वाली बात नहीं है, सब बड़े काम की बातें हैं, कल जो पढ़ा था उसके बाद का ये कहानी है, ठीक है ना। वैसे भी बताओगे, बताओ एक और तरीका है वेलोसिटी का, मीन पोजीशन पर टाइम पीरियड क्या होगा, मीन पोजीशन पर टाइम पीरियड, सर या टाइम, मीन पोजीशन पर टाइम या तो 0 होगा, या तो t/4 होगा, या तो t/2 होगा, या तो 3t/4 होगा, या तो 40 होगा। कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा है क्या? एक बार फिर सुनो, मैंने जो बोला ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, जल्दीबाजी ना क्या करो, ध्यान से सुनो। क्या कहा, मीन पोजीशन पर टाइम, ये जो स्मॉल टी है दिस इज इंस्टेंटेनियस टाइम, मीन पोजीशन पर टाइम जो है या तो 0 होगा, हाँ मीन पोजीशन पर, अगर मीन पोजीशन पर टाइम 0 हुआ इसका मतलब मोशन कहां से स्टार्ट हुआ, मीन से स्टार्ट हुआ। अगर टाइम वहां पर 0 हुआ तो cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो v बराबर r ओमेगा आ जाएगा। जब मोशन मीन से स्टार्ट हो रहा होता है और हम टाइम को वहां पर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो यहां पर टाइम की वैल्यू 0 रखोगे और टाइम की वैल्यू 0 रखोगे तो ये cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो r ओमेगा इंटू 1, तो v मैक्स कितना हो जाएगा, r ओमेगा। मतलब जरूरी नहीं कि इसी से निकालेंगे, ये जो मैंने स्पेशल केसेस बनाया वो यहाँ पर भी अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम ही है, बस देखने में अलग हैं, फर्क इतना है बस। अगर कोई तुमसे, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर तुमसे कोई पूछे कि ये और इसमें क्या फर्क है, तो हम कहेंगे ये देखो, अगर इस क्वेश्चन को, अगर इस इक्वेशन को देख करके कोई पूछे आपसे कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो इसको देखकर अगर आप दिमाग लगाओगे, यही फिजिक्स की खास बात है कि इसमें कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो डिपेंड करती हैं लेकिन दिखती नहीं है, और कई बार ऐसा होता है दिखता है उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। समझ रहे हो ना, कई बार बता चुका हूं ये बात। तो यहां पर देखकर अगर हम सोचेंगे तो हमें लगेगा कि डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म इसमें है ही नहीं, है क्या कहीं पूरे में, v इक्वल टू r ओमेगा cos ओमेगा t में डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें हमें लगेगा कि सर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता, जबकि बाद में हमने देखा इस पे डिपेंड कर रहा है। कुछ बात समझ में ना, तो वो क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि इसमें भले ही ना दिख रहा हो लेकिन हम इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ला सकते हैं, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, दिख नहीं रहा है लेकिन डिपेंड करता है, क्योंकि टाइम पर खुद कौन डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रही बात ना। अच्छा, अब या तो फिर मीन पर t बराबर 0 पे होगा मीन पर, या फिर होगा t बराबर स्मॉल t बराबर कैपिटल T बाई, बोलो ना यार, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ कोई पार्टिकल जो कि एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा हो, आप हैंगिंग, जब भी मैं एसएचएम एग्जीक्यूट करते हुए पार्टिकल की बात करूं ना, तो अपने दिमाग में जो पिक्चर बनाया करो वो हैंगिंग स्विंग की बनाया करो, सिंपल बात करता हूं, उसमें बहुत इजीली समझ में आती है चीजें। वैसे तो एसएचएम एग्जीक्यूट करते हुए बहुत सारे मोशन होंगे, बहुत अलग अलग टाइप के, मतलब ये नहीं कि बस केवल हैंगिंग स्विंग का मोशन ही एसएचएम है, एसएचएम तो बहुत सारी चीजों का होता है और अलग अलग मैनर में एसएचएम एग्जीक्यूट करती हैं चीजें, क्लियर। लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उससे क्या होता है, पिक्चर आसानी से क्लियर हो जाती है, मतलब बहुत इजीली समझ में आ जाता है हैंगिंग स्विंग वाले एग्जांपल से, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे, मैं जैसे ही बोल रहा हूं कि बताओ एक हैंगिंग स्विंग अगर अपनी मीन से ही चलना स्टार्ट करे, ठीक है, तो किस किस टाइम पर वो अपनी मीन पोजीशन पर होगा। सो t बराबर 0 पर,
t बराबर t बाई 2 पर, और फिर t बराबर t पर, और फिर t बराबर, समझ में, मतलब 40 बाई 4 का मतलब तो t हो गया, 40 बाई 4 का मतलब t हो गया, मतलब कुल मिला जुलाकर सर आधा टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो मीन पे आएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? कारण ये रहा हमारा एक, देखिए हैंगिंग स्विंग, ठीक है ना। इस हैंगिंग स्विंग में मैंने आपको बताया, अभी मैं जानबूझ के अलग अलग करके दिखा रहा हूं, ऐसे होगा नहीं, ये मत सोचेगा ऐसे जाता है, वो तो बस मैं दिखा रहा हूं कि ये क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम पीरियड बीतेगा, t/4, फिर वापस यहां से यहां तक आने में भी कितना होगा, t/4 यहां तक, ठीक है, फिर इधर जाने में भी कितना होगा, t/4, फिर वहां से वापस यहां आने में भी कितना होगा, t/4। तो ये अपनी मीन पोजीशन पर एक साइकिल में कितनी बार मीन पोजीशन पर रहेगा, बोलिए, श्योर हो? एक साइकिल में 2 बार मीन पोजीशन पर रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है भाई? पहली बार था मीन पे, फिर वापस आते समय फिर था मीन पे, अब उसके बाद जब दोबारा जब फिर मीन पे आएगा ना, तो वो पहली साइकिल का नहीं रह जाएगा, वहां से समझो दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। नहीं समझे भाई? यहां से चला एक बार, ऊपर गया, फिर वापस आया, समझो 2 बार हो गया, 2 हो गया, अब ये तीसरी बार एक्सट्रीम पे गया, चौथी बार जब यहाँ आया तो अब ये अगली वाली साइकिल का मीन है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब एक साइकिल में 2 बार मीन पर रहेगा और 2 बार एक्सट्रीम पर रहेगा, ठीक है ना। यहां से यहां गया एक बार एक्सट्रीम, फिर यहां गया एक बार एक्सट्रीम, तो किसी एक साइकिल में 2 मीन और 2 एक्सट्रीम होते हैं। समझ में आ रही बात ना? अब 2 मीन और 2 एक्सट्रीम होंगे तो इसका मतलब मीन के लिए टाइम पीरियड कितना मिलेगा, पूरी साइकिल का टाइम को आधा आधा कर दीजिए सर, यहां से जाएगा t/4 लेगा, फिर वापस यहाँ आएगा, तब ये फिर से मीन पे होगा। तो अब यहां पर आप मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ t की वैल्यू 0 रखी, कौन सी कंडीशन है, मीन, t बराबर 0 पर मीन पे होगा, वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम। अब t बराबर कैपिटल T/2 रखो, स्मॉल t बराबर कैपिटल T/2, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई अपॉन कैपिटल T, और ऊपर रख दिया हमने T/2, 2 से 2 कट गया, साइन कॉस पाई की वैल्यू -1। तुम क्या करते रहते हो यार, कॉस पाई की वैल्यू -1, समझ रहे हो ना, cos 180 की वैल्यू -1। अब -1 मतलब v बराबर -r ओमेगा, माइनस साइन इंडिकेट दैट कि ये जो वेलोसिटी है ये है तो अभी भी क्या, मैक्सिमम, लेकिन पहले ये वेलोसिटी की डायरेक्शन इस ओर थी, अब ये इस ओर है, इसका मतलब यहां पर वो है तो अभी फिलहाल मीन पे और मैक्सिमम वेलोसिटी है उसकी, लेकिन अब ये उस ओर नहीं जाने की कोशिश कर रहा है, अपोजिट जा रहा है। समझ में आ रही बात? इधर की तरफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इधर की तरफ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, इधर की तरफ पॉजिटिव वेलोसिटी, इधर की तरफ नेगेटिव वेलोसिटी। यार सब कुछ क्लियर है क्या? इसमें ऐसा है जो क्लियर नहीं हो रहा है? समझ रहे हो ना? मतलब एक चीज होती है कि जो अपने आप ही, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि जिनको क्लियर करने में बहुत टाइम लगता है, जैसे मैंने आपको बताया था उस समय कि प्रेशर एक्सिड बाय गैस, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये इस तरह के टॉपिक होते हैं जिनको समझाने में काफी समय लगता है और समझ में इतनी जल्दी नहीं आता, क्योंकि कॉमन सी बात नहीं है, बहुत आसान सी बात, भाषा में बात समझी नहीं जा सकती। ये तो बड़ी आसान सी भाषा में बात समझा जा सकती है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी जिंदगी में कम से कम झूला ना देखा हो। और झूला सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका, SHM का। मतलब झूले का जो मोशन होता है वो SHM को एग्जीक्यूट करती हुई बॉडी का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जिसको आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना? ओके, तो अब एक और बात बताओ, t बराबर T/4 पर कहाँ होगा, एक्सट्रीम पर होगा, तो यहां पर हम रखेंगे कैपिटल T/4। मैं ये जानबूझ के लिख के नहीं दिखाता, मैं सोचता हूँ जो चीज बिना लिखे समझा सकूं ना वो बहुत अच्छा होता है, मतलब आपका दिमाग उसमें काम करता है। यहां मैं लिख दूंगा तो आपके समझ में आए ना, आप लोग जब सब कुछ आपको मिल जाता है ना तो फिर आपका माइंड ज्यादा वर्क नहीं करता, फिर आप सोचते हैं कि अरे सब तो है ही सामने लिखा हुआ है। इसी वजह से तो बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया, इतने दुनिया भर के रिसोर्सेज हो गए स्टूडेंट्स के पास कि वो सोचता है ये अरे कोई नहीं, मतलब समझ लो ना, ऐसा ऐसा काम कर डाला लोगों ने ना भाई, अपना अपना वो सब, लेकिन वो सब अपने लिए कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे हैं। सही मायनों में ऐसा लगता है हमें कि जो टीचर्स आपके लिए बहुत शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, मतलब हर व्यक्ति अपने अपने अलग अलग लेवल पे काम कर रहा है। कोई अपने लेक्चर को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें कहता है कि पेन लेने की जरूरत ही नहीं, रख दो जी पेन कॉपी किताब रख दो और बस खाली लेक्चर सुनो, मैं इसी सब कुछ पढ़ा दूंगा। कोई कह रहा हमारे नोट्स खाली पढ़ लो सब कुछ हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई कह रहा ना वो पढ़ो ना ये पढ़ो, बस हम लास्ट में 8 पेज की 10 पेज की एक क्या निकालेंगे, हम माइंड मैप्स निकाल देंगे, 8 पेज 10 पेज के, वो माइंड मैप्स पढ़ लेना बस, उसी से पूरा हो जाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा। ये तो सिर्फ लोग अपने अपने तरीके बताते हैं, ठीक है ना, कि भाई इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, समझ गए ना। ज्यादा बेहतर तरीका कौन सा होता है, जिसमें आपका माइंड अप्लाई हो, बस सबसे बढ़िया तरीका वो होता है पढ़ाई करने का, जिसमें खुद का दिमाग लगता हो। मतलब हम सामने वाला तो बता ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम खुद भी सोच रहे हो। क्लियर?
ये सब कहीं पे क्वेश्चन पेपर में या मतलब कहीं भी ये बुक में नहीं पूछा गया है, सब बुक में कहीं नहीं दिया कि ये सब पूछो कि बताओ मीन पर टाइम पीरियड कितना होगा, एक्सट्रीम पर कितना होगा। लेकिन यही तो हमारी पढ़ाई का हिस्सा है कि हमको ये सब सोचना पड़ेगा कि भाई अच्छा मीन क्या है, एक्सट्रीम क्या है, और फिर मैंने ये कैपिटल T/4 लिखा, इसका मतलब क्या है। हमने ये कैपिटल T/4 लिखा तो पूरी साइकिल का 1/4 टाइम पीरियड, 1/4 टाइम, ठीक है ना। अब मैं पूछ रहा हूँ एक्सट्रीम पे जब होगा तो ये 2 टाइम पे होगा एक्सट्रीम पे, या तो होगा जब T/4 होगा, जब स्मॉल t बराबर कितना होगा T/4। अगर स्मॉल t बराबर T/4 होगा तो ये हो जाएगा cos ओमेगा। ओमेगा को हमेशा 2 पाई अपॉन कैपिटल T, भूलिएगा नहीं। ओमेगा के 2 फॉर्मूले हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल T, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्मूले, बहुत पूरे चैप्टर में बार बार यूज होंगे। 2 पाई अपॉन कैपिटल T और ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, दोनों सेम है अलग अलग हैं? सेम है। अगर इसको देखकर मैं पूछूं बताओ ओमेगा टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है कि नहीं, तो आपको लगेगा नहीं करता है, ऐसा है नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी खुद टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है कि नहीं, इनवर्सली नहीं, रेसिप्रोकल। उस दिन भी बोला था कि इनवर्सली नहीं बोलना है, रेसिप्रोकल बोलना है। फ्रीक्वेंसी द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड और टाइम पीरियड द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर? अगर फ्रीक्वेंसी 5 तो टाइम पीरियड 1/5, टाइम पीरियड 1/5 तो फ्रीक्वेंसी 5। समझ गया ना? बहुत अच्छे। तो ये 2 फार्मूले हैं मेन। तो इसकी मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, ओमेगा की जगह पर 2 पाई अपॉन कैपिटल T इनटू कितना। अब अगर मुझे पता करना है एक्सट्रीम पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा T/4। अब इस T से T कैंसिल और इस 2 से ये 4 कैंसिल, cos π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0। तो इसका मतलब सर ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो ये कहाँ पर है V एक्सट्रीम, V एक्सट्रीम क्या हो गया 0 हो गया। उसी तरह मैंने यहाँ पर V मीन सिखाया था, V मीन कैसे बताया, समझ में आ रहा है? यहाँ जब हमने T को 0 रखा तो V मीन समझ में आ गया। दोबारा कब होगा ये एक्सट्रीम पर? 3T/4 पर, T/3 नहीं, 3T/4 पर। कितने पर? नहीं समझे? अरे यार क्या कर रहे हो, सामने है तुम्हारे। एक्सट्रीम पे जाने में कितना टाइम लगा? T/4, पूरी साइकिल का जितना टाइम होगा उसका 1/4। समझ रहे हो ना? क्योंकि साइकिल 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। मीन से एक्सट्रीम जाओगे, एक्सट्रीम से फिर मीन आओगे, फिर से फिर दूसरा एक्सट्रीम जाओगे, फिर वहां से वापस मीन जाओगे। समझ में आ रही बात ना? तब जाके एक साइकिल कंप्लीट होती है, हमेशा यही होता है, ठीक है ना, किसी भी साइकिल को। समझ में आया कुछ डाउट तो नहीं? बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे, तो एक्सट्रीम फिर 3T/4, तो यहां पर रखेंगे 3T/4, तो फिर क्या आ जाएगा 3 π/2 मतलब cos 270, cos 270 वैल्यू फिर से 0 होती है। समझ में आ रही बात ना? इसलिए एक्सट्रीम पोजीशन पर हमेशा वेलोसिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी, और मीन पोजीशन पर हमेशा वेलोसिटी क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। समझ में आ रही बात ना? जब कोई व्यक्ति, ये नॉर्मली आपकी जिंदगी में भी होता है, ठीक है ना, अप्स एंड डाउन्स का मतलब यही होता है, ठीक है। जब आप मीन पे होते हैं, मतलब एकदम एवरेज आपकी जिंदगी चल रही होती है, तो आपके अंदर आगे बढ़ने की चेष्टा होती है, ठीक है ना। तो आप आगे बढ़ते हैं और अपनी वेलोसिटी को मैक्सिमम क्या करने की, सॉरी, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को फिलहाल क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं करो, जितना वर्क कर सकते हो करो, इस दुनिया के खिलाफ, इस चीज के खिलाफ, एनवायरमेंट के खिलाफ जितना वर्क कर सकते हो करो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए कहा जाता है जो व्यक्ति जितना ज्यादा संघर्ष करता है, जितनी ज्यादा मेहनत करता है, उसको उतनी ज्यादा सफलताएं मिलती है। कारण क्या है? इतनी सारी बाधाओं के अगेंस्ट काम करने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, अपने अंदर एक बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर कर रहे हो, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना? एक लेवल तक ले जा सकते हैं, जितना मैक्सिमम ले जा सकते हो ले जाओ। फिर एक लेवल के बाद चाह कर भी आदमी नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात ना? बहुत कम लोग होंगे। हालांकि किसी हर एक का एक्सट्रीम और मीन अलग अलग जगह पर जाकर आता है। किसी किसी का एक्सट्रीम कहां पर भी हो सकता है, 50 साल 60 साल की एज में भी हो सकता है। समझिए ना? लेकिन जो जनरल पोजीशन काम करती है, जनरल सिचुएशन काम करती है, वो ये कहती है कि भाई शुरू में ग्राफ क्या होता है, हमेशा इंक्रीजिंग होता है, और एक लेवल के बाद मतलब जो जनरल जनता है ना, उसका सिनेरियो कुछ ऐसा चलता है कि 50-55 के बाद ग्राफ क्या होने लगता है, डाउन जाने लगता है। जितना आपको अचीव करना होता है वो ज्यादा, बहुत ज्यादा से ज्यादा 50-50 की एज तक आप जो कर सकते हैं कर गुजरते हैं, ठीक है ना, जितना आपको करने का मन होता है। उसके बाद आप एक स्टेबल लाइफ ढूंढने लगते हैं। स्टेबल लाइफ का मतलब कि आप यार ज्यादा हिचकोले ना ले गाड़ी। समझ में आ रही बात ना? जो जिंदगी है वो ज्यादा हिचकोले नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। हिचकोले मतलब समझते हो ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक आप यहाँ से 50, वो भी मैंने आपको बहुत ज्यादा बता दिया, ठीक है ना, क्योंकि अब वो कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो 50 के बाद भी सक्सेस हुए हैं, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो 50 के बाद भी सक्सेस हुए हैं, लेकिन मोस्टली लोग 50 के पहले ही सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है ना। और 40 के बाद सक्सेस होते हैं बहुत, लेकिन हर एक के सक्सेस का पैमाना अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसकी चिंता आप नहीं करनी। बस मैं ये यहाँ से कहा दूसरी तरफ समझा रहा हूँ कि आप जितना ज्यादा वर्क करेंगे परेशानियों के अगेंस्ट, जितनी बाधाएं आएंगी, जितनी मुश्किलें आएंगी,
उनके अगेंस्ट में आप मेहनत करोगे, उनके खिलाफ काम करोगे, तो वो काम आपको क्या करेगा, आपके अंदर एनर्जी को भरता जाएगा। समझ में आ रही बात ना भाई? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी। फिर वो पोटेंशियल जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ही समय लगेगा उसको जीरो होने में भी। भाई जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, मीन्स ये जितना ज्यादा ऊंचाई पे चला जाएगा झूला, उतना ही ज्यादा, समझ में आ रही बात ना, उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। तो फिर बाद में वो काइनेटिक में जब उसको खर्च कर रहा होगा तो तब भी टाइम आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। समझ में आ रही बात ना? हालांकि यहाँ केस उल्टा है कि जितनी ज्यादा ऊपर जाएगा उतनी तेज वेलोसिटी से नीचे आएगा। समझ में आ रही बात ना? लेकिन टाइम कम नहीं लगेगा, ये मत सोचिए। जितनी साइकिल बड़ी होगी टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात ना भाई? साइकिल बड़ी होगी तो मतलब, साइकिल बड़ी होने का मतलब आपका एक्सट्रीम ही बहुत दूर जाकर के आ रहा है, तो साइकिल बड़ी हो गई है। ठीक है, खैर चलो, अब इतना तक समझ में आ गया तो इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ो। फिर नेक्स्ट डालो, है ना? भूलिए कि नहीं, एसएसएम रीजन में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट मीन पोजीशन विल बी 0 एंड एक्सट्रीम पोजीशन विल बी मैक्सिमम। बोलो सही है गलत? हाँ, गलत है। मैंने बोला द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट मीन पोजीशन विल बी 0 एंड एक्सट्रीम पोजीशन विल बी मैक्सिमम। गलत हो गया, ठीक है ना? गलत। क्लियर? the displacement of the particle executing SHM will be maximum at mean position, minimum at extreme position। ये भी false, तो both are false। समझ में आई बात ना? अब ये मत सोचो कि ये ऑप्शन होता है कि नहीं होता है, वो तो बस आपको समझना है। मेन मुद्दा क्या है, क्योंकि अगर दोनों आप समझ गए हो तो वहां सही आंसर दे दोगे जो सामने लिखा होगा उसके हिसाब से, ठीक है ना? तो मेन बात है कि आपको समझ में आ गया कि अच्छा हाँ सर दोनों ही आपने फॉल्स बोले हैं, ठीक है ना? इसका उल्टा होता है, जो आपने बोला उसका उल्टा होता है, ठीक है? बढ़े आगे, नेक्स्ट डालो। एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, है ना? एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। मुझे लग रहा है एक मीटिंग रखना बहुत जरूरी हो गया है ना, बच्चे आ नहीं है आजकल, ये अपने ही मर्जी के मालिक हो गए सर। एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ठीक है? अब हमें किसी भी पार्टिकल का जो कि एक्सेलरेशन जो कि एसएचएम एग्जीक्यूट करता है उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है? तो क्या फॉर्मूला लगाओगे सर? वी नो दैट। अब जैसे वहां हमने शुरू किया था, कहां से? वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट। यहां हम शुरू करेंगे वी नो दैट, है ना? वी नो दैट the velocity of the particle, the velocity, we know that the velocity of the particle executing SHM, है ना? executing SHM is given by, बताइए एक पार्टिकल जो कि SHM एग्जीक्यूट करता है उसकी वेलोसिटी किस फॉर्मूले से दी जा सकती है, किस इक्वेशन से दी जा सकती है? तो बोलेंगे सर v बराबर r ओमेगा cos ओमेगा t। बोलो होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से हमने क्या निकाली थी? वेलोसिटी। वेलोसिटी की हेल्प से क्या पता कर लेंगे? एक्सेलरेशन, ठीक है ना? तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। जानते हैं ना हम लोग, अगर वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है ना? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t। लो जी, बताओ क्या हो जाएगा? dv बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? अब बताओ क्या करेंगे, ठीक है? बताओ dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। बोलो होता है कि नहीं? d बाई dt ऑफ आर ओमेगा, आर कांस्टेंट है कि नहीं है? यस सर। ओमेगा कांस्टेंट है कि नहीं है? यस सर। क्या हो जाएगा? d बाई dt ऑफ कॉस ओमेगा टी। क्लियर? ये हो जाएगा a बराबर आर ओमेगा। बताओ कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, वेरी गुड। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। लेकिन ये कॉस ओमेगा टी है तो चेन रूल वही पुराने कल की तरह, जैसे साइन ओमेगा टी का कल आया था कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, वैसे ही कॉस ओमेगा टी का आएगा पहले माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। समझ में आ रही बात ना? समझ पा रहे हो? बहुत अच्छे। तो ये हो जाएगा कितना? कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। बोलो बात समझ में आ गई नहीं? इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू में क्या? साइन ओमेगा टी। बोलो यहां तक समझ में आ गई नहीं? यही फॉर्मूला होगा, a इक्वल टू माइनस
आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। जैसे कल आया था फॉर्मूला v बराबर आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब 3 बातें हो गई यहाँ पर, अभी तक आपके पास 3 बातें हो गई। मैं जब आपसे बार बार कर रहा हूँ, अब कम से कम जब तक एग्जाम नहीं होंगे तब तक मैं ये बहुत बार पूछूंगा आपसे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। तो आपका जवाब आना चाहिए तुरंत y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। फिर मैंने अगर इसी में सवाल दाग दिया कि नहीं, इफ द पार्टिकल डज नॉट स्टार्ट द मोशन फ्रॉम मीन और एक्सट्रीम, मीन एंड एक्सट्रीम, ना तो मीन से स्टार्ट करना है एक्सट्रीम से, तो बोलोगे y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस 5, ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी प्लस 5। सर इसका मतलब कहीं से भी करे तो उसमें ये जो है ना, अगर वो मीन या एक्सट्रीम पर नहीं है तो फिर ओमेगा टी प्लस 5। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बहुत अच्छे। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, y बराबर आर साइन ओमेगा टी। फिर मैं पूछूंगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, तो v बराबर आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, v बराबर आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर मैं पूछूंगा व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम फॉर एक्सेलरेशन, तो a बराबर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इतने में कोई डाउट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा एक बात बताओ, क्या मोशन स्ट्रेट लाइन में यानी सड़क पर चलती हुई किसी कार की वेलोसिटी उसके डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है? क्या सड़क पर चलती हुई किसी कार की वेलोसिटी उसके डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है? सोचकर बताओ आराम से, जल्दीबाजी कुछ नहीं होती। वेलोसिटी, हाँ, क्या किसी सड़क पर, बार बार कह रहा हूं, किसी रोड पर चलती हुई किसी गाड़ी की, किसी कार की, किसी ट्रक की वेलोसिटी उसके डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट पर। देखो मेरी बात सुनो, ये चीज आप पहले से, मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपको पता नहीं है। सुनो ना मेरी बात, आपसे मैंने ये सवाल इससे पहले कभी नहीं पूछा और किसी और ने भी नहीं पूछा होगा, तो चिंता नहीं करनी चाहिए ऐसे टाइम पर। क्या करना चाहिए? दिमाग लगाना चाहिए, समझ रहे हो ना? आप सोच कर बताओ ना, आपको क्या लगता है। ये मत सोचो कि ये गलत, मैं गलत बताऊंगा, ऐसे बताऊं, बाद में तो हो जाएगा। लेकिन आपका दिमाग क्या कह रहा है? जब आपसे कोई ऐसी बात पूछी जाती है तो आप अपने दिमाग की सुनो, क्या कह रहा है दिमाग। कैसे बताओ? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। नहीं, करती है कि नहीं? पहले बस हाँ या ना बताओ। नहीं करती है, क्यों? और कुछ? नहीं सर, डिपेंड करती है। अगर उतना टाइम है और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा किया तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी उतने टाइम में। सर वो कम डिस्प्लेसमेंट में अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो वो ज्यादा वेलोसिटी अटेन कर सकती है कोई बॉडी। अच्छा ठीक है, चलो खैर। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आते ही आपको बोला कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो फॉर्मूले में दिखती हैं लेकिन होती नहीं है, ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना? मतलब उन पर डिपेंड नहीं करता। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फॉर्मूले में नहीं दिखती, उन पर डिपेंड करता है। आप मुझे बताओ कि रोड पर चलती हुई गाड़ी की वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट से क्या लेना देना? तुम्हारी मर्जी है, तुम 4 ही मीटर में जितनी चाहे वेलोसिटी बढ़ा दो, और चाहो तो 100 किलोमीटर जाकर भी वेलोसिटी को उतना ना बढ़ाओ। इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने यहां से गाड़ी चलाना स्टार्ट की और 100 किलोमीटर जर्नी पार कर ली, नहीं बढ़ाई अपने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 100 किलोमीटर। स्पीड कितनी रही? 60। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने घटने से वेलोसिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा? मैं अपनी गाड़ी को 60 की स्पीड चला रहा हूं, ऐसे समझो, मान लो गाड़ी को 60 की स्पीड चला रहा हूं और लगातार एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूं। इसलिए बोल रहा हूं एक ही डायरेक्शन में, ताकि आपको लगे कि डिस्प्लेसमेंट लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्योंकि जब एक ही डायरेक्शन में जाते रहोगे तो डिस्प्लेसमेंट लगातार क्या होता जाएगा? तो मैं यहां से लगातार डिस्प्लेस करते जा रहा हूं, मैं यहां से लेकर बरेली तक लगातार सेम स्पीड के साथ चला गया या सेम वेलोसिटी के साथ। अब क्योंकि मैंने कहा एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूं, स्पीड भी सेम हो गई, डायरेक्शन भी सेम, वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है और वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है तो फिर कहां से डिपेंड की? डिस्प्लेसमेंट पर। डिपेंड का मतलब होता है अगर ये चेंज हो रहा है तो उस पर भी कुछ ना कुछ बदलाव। भाई आप डिपेंड का मतलब ही सिर्फ यही है, समझ गए ना? अगर आपके टेस्ट नंबर्स में या आपकी जिंदगी में, आपकी नॉलेज में 1 साल की जर्नी के बाद भी कोई डिफरेंस नहीं आया तो इसका मतलब है कि आप मेरे ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहे थे। समझ में आ रही बात ना? बहुत काम की बात बता रहा हूं, क्लियर है? अगर इस 1 साल की जर्नी में आप, लगभग हमारी 1 साल की जर्नी होने जा रही है, इस 1 साल की जर्नी में अगर आपके नॉलेज में, आपकी सोचने समझने की क्षमता में, आपका ज्ञान का जो लेवल 1 साल पहले था उसमें अगर कुछ भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं आया, अच्छा जरूरी भी नहीं होता इंक्रीमेंट, चेंज का मतलब अब चेंज होता है सिर्फ, तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं आया
तो समझिए आप मेरे ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, मतलब मेरा और आपका कोई रिलेशन ही नहीं था, इसका मतलब कुछ बात समझ में आ रही ना। लेकिन अगर मेरे अंदर बदलाव आने से, मुझ में कुछ बदलाव आने से आपकी जिंदगी में बदलाव आए हैं, तो इसका मतलब है कि आप मुझ पर डिपेंड कर रहे थे, ठीक है ना भाई। डिपेंड का मतलब ये होता है कि इसमें चेंजेस, इसके चेंज लाने पर इस पर कोई चेंज आ जाए तो समझो डिपेंड किया। आप बोलो बात समझ में आई कि नहीं भाई? अगर ऐसा होता तो फिर वो भी यही एसएचएम जैसा ही हो जाता, ठीक है ना। मतलब लीनियर मोशन जो होते हैं हमारे, प्रोजेक्टाइल मोशन जो होते हैं, लीनियर मोशन होता है, उनकी वेलोसिटी, अब देखो फॉर्मूले में क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आ रही बात ना। तो हमें लग रहा है सर डिस्प्लेसमेंट पे तो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, फॉर्मूले में तो है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैं कह रहा हूं डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। वहां वेलोसिटी डिपेंड करती है एक्सेलरेशन पर, मतलब जितना ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी होगी, जितना कम एक्सेलरेट करेंगे उतनी ही कम वेलोसिटी होगी। समझ में आ रही बात ना, अभी कोई डाउट तो नहीं। लेकिन यहां स्पेशली डिपेंड करती है वेलोसिटी किस पर, डिस्प्लेसमेंट पर। कैसे, फॉर्मूले में ही आ गया क्या, v बराबर ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, मतलब जैसे अगर गाड़ी का अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी मैक्सिमम, समझ गए ना। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है मींस मीन पोजीशन पे होती है, तो वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम। डिपेंड कर रहा है, यहां जब भी आएगा वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। मीन पे जब भी आएगा, डिस्प्लेसमेंट जब भी 0 होगा एसएचएम में, वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम। इसका मतलब डिपेंड कर रहा है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, पकड़ पा रहे हो। और मैंने फिर आपसे कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से सोचिए, ठीक है ना, दिमाग पे जोर डाल के खुद से सोचिए, ठीक है। अगर मैंने कहा कोई चीज ज्यादा टाइम में, सॉरी, अब आप कहेंगे सर एक गाड़ी, ध्यान सुनो सर, एक गाड़ी 5 मिनट में 100 किलोमीटर जा रही है और एक गाड़ी 2 मिनट, मान लो कोई भी गाड़ी है हाइपोथेटिकल अपने मन में, ठीक है ना, 5 मिनट में 100 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना, क्लियर, कोई बात नहीं। 5 मिनट में कोई भी वाहन है, कोई भी हो सकता है ना, 5 मिनट में 100 किलोमीटर, और एक जा रहा है सर 50 मिनट में 100 किलोमीटर, ठीक है। तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, 5 मिनट वाले की। जो 5 मिनट में 100 किलोमीटर जा रहा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। डिस्प्लेसमेंट मैंने दोनों का 100 किलोमीटर ले लिया कि एक की वेलोसिटी ज्यादा है, एक की वेलोसिटी कम। समझ में आ रही बात ना। टाइम क्या हो गया, चेंज। तो ये जो वेलोसिटी है ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड की या किसी और चीज पे, सर ये किसी और चीज पे डिपेंड करी। बोलो किस चीज पर, एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है सर, इंजन की ताकत पर। सर इसमें बूस्टर लगे होंगे तभी इतना तेज जा सकता है। पहली वाली में क्या लगे होंगे, बहुत हाई क्लास बूस्टर लगे होंगे, दूसरा वाला नॉर्मल कोई होगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना। उसके कंपैरिजन में वो एक नॉर्मल इंजन होगा और ये बहुत एक्सट्रीम सुपर टाइप का इंजन होगा, ठीक है ना। कुछ बात समझ में आ रही ना, अभी क्लियर हो गया। तो वेलोसिटी, तो वहां वेलोसिटी का ज्यादा होना इस बात से डिपेंड थोड़ी किया कि आपने कितनी दूरी तय कर ली। यहां मैं बार बार कह रहा हूं, यहां आप यहां से कितना दूर चले गए। अगर यहां है तो वेलोसिटी कुछ और, 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 यहां है तो कुछ और। मतलब आप जैसे जैसे मीन से डिस्प्लेस करते जा रहे हो आपकी वेलोसिटी बदलती जा रही है। और ये जो आपका पार्टिकल है जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, इसमें कोई इंजन नहीं लगा हुआ है। हैंगिंग स्विंग में कोई इंजन नहीं लगा हुआ है। समझ में आ रही बात ना, कि वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, कहीं भी जहां मन करे वहां एक्सेलरेट कर सकता है खुद को। समझ में आ रही बात ना। ये फिनोमिनाज जनरली जो एसएचएम के फिनोमिनाज होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, बोलो, जनरली नेचुरल होते हैं। जनरली, हमेशा नहीं, जनरली नेचुरल होते हैं। नेचुरल मतलब है ना, बोला कि भाई ये हैंगिंग स्विंग है, ये एसएचएम कर रहा होगा। हमने टनल में कोई चीज़ गिरा दी, वो एसएचएम कर रही होगी। हमने कहा भाई हमने पानी में कोई कॉर्क डाली और उसको ऐसे पुश करके जो है ना, या किसी ऐसी बॉटल को जो कि पानी में डूबती ना हो उसको ऐसे दबा के छोड़ दिया तो वो सर ऐसे 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 करने लगेगी पानी में। तो ये सब क्या है, इनमें सब में किसी में भी इंजन नहीं लगा हुआ है। समझ में आ रही बात ना। हमने किसी स्प्रिंग को दबा के छोड़ दिया तो वो ऐसे 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 क्या करने लगेगा, ऐसा जम करने लगेगा। तो हमने दबा के छोड़ा है ना, छोड़ दिया और अब उसको, ठीक है, बहुत ध्यान सुनो। तो कोई भी पार्टिकल एसएचएम तब एग्जीक्यूट करता है जब हम उसको उसकी मेन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। चलाते नहीं रहते हैं। कार को तो हम लगातार चलाते रहते हैं, चला के छोड़ नहीं दिया कि अब मैंने एक बार सर स्टार्ट किया और छोड़ दिया। अब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी। डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी का बढ़ना तब तो कहलाता जब आप ये कहते हैं कि सर ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। अभी कभी कभी तो ये भी होता है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वेलोसिटी घट रही है, होता है कि नहीं, बोलो। किसमें,
मतलब मोशन, रोड वाले मोशन पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी घट रही है। मतलब आप 100 की स्पीड पे चल रहे थे, आपने ब्रेक लगाने स्टार्ट कर दिए, पर गाड़ी पीछे थोड़ी ना हटने लगती है, तब भी आगे ही जा रही होती है। ब्रेक लगाते लगाते भी गाड़ी कहाँ जा रही होती है, आगे। आपकी वेलोसिटी घट रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। समझ में आ रही बात ना, क्लियर। इधर इस पीछे वाली सीट पे इधर खड़े हो जाओ, साइड में ना, किनारे, ठीक है। कहीं भी जहाँ जब बस किसी को दिक्कत ना हो, है ना। टाइम बताओ बच्चों। अच्छा 1 घंटे खड़े रहना, ठीक है ना। जितना लेट आए उतना लेट, उतनी देर तक खड़े रहना, ठीक है। अभी बात समझ में आ गई कहीं नहीं, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे। चलो खैर छोड़ो। लेकिन एसएचएम में बार बार कह रहा हूं, अगर तुमसे कोई सवाल करे कि बताओ, फिर मैं ऐसा रीजन दे रहा हूं, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। सही है गलत? द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। सही है, यस। समझ गए ना, कोई डाउट तो नहीं, बहुत अच्छे। फिर वो कहेगा या फिर वो ये कह सकता है, ऐसा रीजन में ऐसे दे सकता है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट मीन पोजीशन विल बी मैक्सिमम। बोलो सही है गलत? सही है। फिर बोलेगा द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एग्जीक्यूटिंग एसएचएम डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये भी सही है। तो ए भी सही, आर भी सही, और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी, क्योंकि इसी से हमें पता चला है कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो उस समय वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। v बराबर ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में y की वैल्यू 0 हो जाने पर v की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। समझ गए ना, बहुत अच्छे। बिल्कुल सिमिलरली यहां से एक फॉर्मूला बना, a बराबर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। फिर मैं सवाल कर रहा हूं, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। बोलो सही है। लेकिन कार का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है क्या? नहीं सर। किसी का मन करे वो 4 मीटर में ही एक्सेलरेट कर दे 20 मीटर पर सेकंड, किसी का मन करे वो 4 मीटर में 2 ही मीटर पर सेकंड का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देगा। मतलब समझ लो ना, तो हम पे डिपेंड कर रहा है, वहां कंट्रोलेबल है, लेकिन ये कंट्रोलेबल नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। समझ गए ना? तो ये डिपेंड करता है कि नहीं यार? कहां, यहां कहीं फॉर्मूले में कहीं नहीं है। तो फॉर्मूले में हो या ना हो, सोचो कि करता है कि नहीं। तो हम कहेंगे सर करता है। बोलो कैसे करता है? देखिएगा, a बराबर, सर मैं यहां इसको ओमेगा स्क्वायर को बाहर कर लूंगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर क्या कर दिया, r sin ओमेगा t। व्हाट इज दिस? कौन बताएगा? सर दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे? ये किसकी इक्वेशन है? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? y। तो ये जगह a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर y। कोई मुश्किल लगा? नहीं। तो आ गया y बोले तो डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है किस पर? डिस्प्लेसमेंट पर। असली डेफिनेशन एसएचएम की यहीं से बनती है। समझ गए ना, जो सही डेफिनेशन है। ओके, हालांकि फिर भी वो मे भी डिफाइंड एस इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी कई सारी डेफिनेशन है। एक वो हो गई, अब एक यहां से मैं लिखवाऊंगा। क्या लिखवाऊंगा यहां के बाद से? एक्सेलरेशन। सुनिए अब ध्यान से, अभी लिखना नहीं, समझिए, है ना। तो हम कहेंगे द सिंपल हार्मोनिक मोशन मे बी डिफाइंड एज द पीरियोडिक मोशन। पहली बात तो इसका कैसा होना जरूरी है? एसएचएम को पीरियोडिक तो होना ही पड़ेगा, जैसे मैंने उस दिन बता दिया, ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक तो होना ही पड़ेगा। क्लियर? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मे बी डिफाइंड एज द पीरियोडिक मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये गजब का मोशन है भाई। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन। देखता हूं कौन बताएगा, तुम में से। देखकर बताओ ना, सब तुम्हारे सामने है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन। बोलो। 2 ऑप्शन है बस, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, 2 ही हैं, 4 नहीं। घटेगा, है ना? कोई डाउट तो नहीं? श्योर हो? हाँ, बल्कि मैं कह रहा हूं बढ़ेगा, और मैं क्या कह रहा हूं? बढ़े। तुम सब एक आवाज से बोल रहे हो घटेगा, और मैं अकेला कह रहा हूं बढ़ेगा। इसी को कहते हैं कि जब सारी हवाएं आपके खिलाफ चल रही हो तब भी आपको क्या करना है? अपने पथ पर अग्रसर रहना है, बढ़ते जाना है। सारे तुम्हारे खिलाफ हों लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें अपना काम करना है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में माइनस साइन का इंपैक्ट सिर्फ डायरेक्शन पे पड़ता है और किसी चीज पे नहीं। समझ में आई बात? दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। दोनों कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी के आगे माइनस साइन का लग जाना केवल डायरेक्शन में इंपैक्ट डालता है, मैग्नीट्यूड पे इंपैक्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि v बराबर आर ओमेगा होगा इधर, और v बराबर माइनस आर ओमेगा होगा इधर। और मैंने बोला था एक्सट्रीम पर वेलोसिटी, v बराबर आर ओमेगा होगा यहां से वहां जाते समय मीन पर, और फिर वहां से वापस आते समय v बराबर माइनस आर ओमेगा होगा इधर जाते समय। और मैंने लेकिन क्या बोला हर बार कि मीन पे हमेशा वेलोसिटी क्या रहेगी?
तो एक बार प्लस आर ओमेगा और एक बार माइनस आर ओमेगा, दोनों को मैं क्या कह रहा हूं, मैक्सिमम। बोलो कुछ समझ में आ रहा है? दोनों को ही मैक्सिमम कह रहा हूं। और मिनिमम क्या क्यों लिखवाया? अरे लिखा, अभी तक तो लिखा हुआ है भाई, जीरो मिनिमम होता है, समझ गए? जैसे वर्क में मैंने बताया था कि वर्क में भी जीरो ही मिनिमम होता है। नहीं समझ में आ रहा है? माइनस साइन का ग्राफ हो, मैथ्स हो, मैथ्स में +1 मैक्सिमम होता है और -1 मिनिमम होता है मैथ्स में। फिजिक्स में सर +1 भी मैक्सिमम, -1 भी मैक्सिमम और 0 मिनिमम होता है। क्या ऐसा नहीं होता? अब आगे दिमाग में बात बैठ गई, इसलिए हमारा कई बार तुमसे कंफर्म कराता हूं कि अच्छा क्या कह रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि घटेगा, घटेगा, दिमाग से सोचो, दिमाग से, ठीक है? एक्सीलरेशन बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा। इस माइनस को देखकर मत सोचो कि सर y बढ़ेगा, जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ेगी, मान लो ये सर ओमेगा स्क्वायर कुछ भी नहीं है, ये k है, मान लो ये 3 होगा तो ये 3 के -3 के, ये 4 होगा तो ये -4 के, ये 5 होगा तो -5 के। मैथ्स कहता है घट रहा है, माइंड कहता है बढ़ रहा है। नहीं समझ में आ रही बात? फिजिक्स में भाई मैथ्स, मैंने इसीलिए तो बोला कि फॉर्मूले रट के फिजिक्स में काम नहीं चलता ना, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ता है। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन बढ़ेगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझे? नेगेटिव साइन इज ऑलवेज, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अभी बहुत सारी बातें बताऊंगा, घबराइए मत। मैंने कहा था बहुत मजे का चैप्टर है, इतना इंटरेस्टिंग, इतना मजेदार चैप्टर है ना। और यही चैप्टर बहुत सारे लोग इस अंदाज में पढ़ाते हैं कि आप झल्ला के फेंक दोगे किताब को भी इससे कि ये कौन सा यार क्या पढ़ा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ बात समझ में आ रही ना? आप देखना अभी जब क्लासेस में होगा, हो गया होगा तो समझ में आ गया होगा, नहीं हुआ होगा भी, जब होगा तो तुम देखना, ठीक है ना? बोर हो जाओगे आप, मतलब टेंशन में आ जाओगे, झल्ला जाओगे, चैप्टर में चल क्या रहा है। लेकिन मैं आपको इतने मजे के साथ चीजें बता रहा हूँ, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो अलग बात है, ठीक है? तो समझने की जरूरत है ना? समझ गए? आपकी बात ध्यान समझो, क्लियर हो रहा है कुछ इतना? बहुत अच्छे। मैंने क्या बोला, अगर है ना, खड़े हो जाए ना, इधर खड़े हो जाओ ना साइड में, किसी को तकलीफ ना हो बस, है ना? ओके, इधर ध्यान लगाओ। जैसे जैसे y, मैंने आपको कहा, सुनो ध्यान से, नेगेटिव साइन इसमें क्या है? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे हम मीन से एक्सट्रीम की ओर जाएंगे, बोलो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे हम मीन से एक्सट्रीम की ओर जाएंगे, बोलो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। लेकिन सर डायरेक्शन उधर राइट में रहेगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इधर रहेगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो वो जो माइनस है वो बढ़ने, वो वैल्यू पे इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, वो सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी, मैंने तो आपको इतनी मोटी बात बता दी ना भाई, ऐसे समझाता हूं आप लोगों को कि आप एक जगह के लिए सोचो ही मत कि सर यहां लगेगा ये चीज। फिजिक्स में तो अच्छी बात है ना, अच्छा मेरे हाथ में भी नहीं है ही ऐसा, इतना बढ़िया सब्जेक्ट ही है कि जो बात एक बार लिख दी गई वो कटती नहीं है, मैथ्स और फिजिक्स में खास तौर से। बस इतना फर्क है कि मैथ्स में बिल्कुल ही नहीं कटती है। बिल्कुल ही कटने का मतलब, मैथ्स तो कहता है भाई +1 हमेशा मैक्सिमम, -1 हमेशा मिनिमम, ठीक है ना? मतलब मैथ्स के हिसाब से माइनस में मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो वैल्यू घटती है, ये बिल्कुल कटने वाली बात नहीं है। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, कॉन्सेप्चुअली हम ये कहते हैं कि माइनस का मतलब यहां अलग है, माइनस उसके मैग्नीट्यूड में है ही नहीं, समझ गए ना? अगर मैं कहूं हाँ -20 रुपए, -100 रुपए, अब हम कहेंगे -100 रुपए कम है। किसी चीज, किसी इंसान की वेल्थ -20 से, किसी बच्चे के मार्क्स -20 से -100 हो गए, बताओ बढ़े या घटे? यहां बोलेंगे घटेंगे, बिकॉज मार्क्स इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसमें माइनस का मतलब उसके मार्क्स पे ही इंपैक्ट पड़ रहा है, डायरेक्शन वायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं हुआ है। कोई मतलब है क्या मार्क्स का डायरेक्शन से? समझ गए? लेकिन अगर डायरेक्शन वाली कोई चीज है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें माइनस का साइन कुछ और बताता है। अब क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। अब लिखो डेफिनेशन, ठीक है ना? अच्छा यहां तक पहले नोट कर लो, यहां तक जल्दी से, फिर मैं एक बढ़िया से हाँ अभी बता रहा हूं, सुनो, शांत रहो, बात न करो, है ना? ध्यान दो, मैंने क्या बताया, एक्सीलरेशन, ये बच्चे इधर ध्यान लगाओ, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट। पहले तो ये बताओ, ये बात दिमाग में बैठ गई? ओके, डायरेक्टली डिपेंड करता है। फिर मैं इसको पहले बोला डिपेंड, अब मैं इसको और अच्छे से बोलता हूं। एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बिकॉज ओमेगा इज कांस्टेंट, सो वी कैन से a is directly proportional to -y, a is directly proportional to -y। अगर ये कांस्टेंट है तो हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऐसे लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब मैंने वर्ड बोल दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जाहिर है कि वो बढ़ेगा तो भी
बढ़ेगा। समझ गए ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्लियर। एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये हमेशा मीन पोजीशन की ओर एक्ट करेगा। एक बात तो ये बोली और दूसरी बात बोली इट ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्टेड, इट ऑलवेज अपोजिट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, अपोजिटली डायरेक्टेड विद द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट। मतलब जिस ओर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा होगा उसके हमेशा अगेंस्ट में लगेगा। इसकी खास बात है एसएचएम के एक्सेलरेशन की खास बात है, हमेशा एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट लगता है, इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट। ये सब छोड़ दो, बस क्या याद रखो, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मैं कहना क्या चाहता हूं नहीं समझे। जब हमारा स्विंग, अब ध्यान सुनिएगा, मैं स्विंग को यहां से उठा के यहां ले जा रहा हूं, बताओ यहां से लेके यहां ले जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन इस ओर काम कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन इस ओर काम ना करे, बोलो ना ग्रेविटी किस ओर काम कर रही है, कहां लाना चाहती है? तुम्हें काम करना ही क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमें एक सर रीस्टोरिंग फोर्स है जो इसको वापस लाना चाहता है, और फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन लगता है कि नहीं लगता है? बताओ मुझे, लगातार जब मैं स्विंग को ऊपर ले जा रहा हूं तो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर है? नीचे की ओर। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की ओर, तो इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्लियर हो गया? एक तो ये बात। दूसरी बात, मीन पोजीशन की ओर लगता है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब जब मैं इसको यहां से ऊपर उठा के ले जाऊंगा ना, तो ये कहीं भी रहे, इसका काम हमेशा इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है एसएचएम में, उसका काम हमेशा होता है बॉडी को किधर की ओर मूव कराना। मतलब टेंडेंसी किधर रहती है उसकी? हमेशा मीन की ओर लाने की। जब ऊपर जा रहा है मीन, वापस नीचे आ रहा तो भी मीन की ओर, और फिर जब नीचे से ऊपर जा रहा है फिर उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली। कुछ समझ में आया? लेकिन किधर की ओर? अभी भी मीन की ओर। जब इधर से उधर जा रहा है, ध्यान से सुनो, जब मेरा स्विंग यहां से उधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है। जब ये लौट के वापस आएगा तो जब ऊपर जाने लगेगा, वेलोसिटी होगी ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन हो जाएगा तुरंत अपने आप ही किधर? नीचे की ओर। क्यों? क्योंकि अगर ये नीचे की ओर ना लगे तो ये ऊपर से उसको रोक के नीचे लाएगा ही नहीं वापस। कुछ बात समझ में आ रही है? तो जब ये कहीं भी हो, एक्सेलरेशन इधर, एक्सेलरेशन इधर, एक्सेलरेशन इधर, एक्सेलरेशन इधर, एक्सेलरेशन, मतलब क्या? ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स व्हाट इज दिस? मीन पोजीशन की तरफ। व्हाट इज दिस? मीन पोजीशन की तरफ। अब याद रखना, ऐसा कोई भी मोशन, तुम किसी भी मोशन में अगर ये प्रूफ कर ले जाओ कि उसका एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। मतलब एक और बात समझो, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। जो ये क्लासेस मिस किया ना, बहुत बड़ा खजाना मिस कर दिया उसने, मजाक नहीं कर रहा, बहुत जबरदस्त। तुम इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को अभी नहीं समझ पा रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप कंपटीशन में बैठेंगे उस दिन पता चलेगा कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? तो खैर, अभी मैंने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। मतलब अब खुद सोच के बताओ, अगर मैं किसी हैंगिंग स्विंग को, झूले को यहां ला के छोड़ता हूं, ठीक है, और एक बार यहां से यहां ले जाके छोड़ता हूं, किस में झूला तेजी से नीचे आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? जब मम्मी तुम्हें ऐसे ऐसे झूले देती रहती है ना, ऐसे ऐसे, तो मम्मी हटो हटिए, है ना, पापा को बुलाते, पापा थोड़ा तेज दीजिए। कुछ समझ में आ रहा है? पापा फिर यहाँ से ऊपर ले जाके छोड़ते हैं, अब तेज 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 झूले झूले चलने लगे। कुछ समझ में आ रही है बात ना? सिंपल फंडा है, मीन से डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा, एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। जैसे ही पापा छोड़ेंगे तुरंत नीचे आओगे। समझ में आ रही बात ना? कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये जब ऊपर जा रहा होगा तब भी एक्सेलरेशन नीचे की ओर, लेकिन जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतनी तेजी से नीचे आएगा। समझ गए ना? इसलिए आप झूले देखते होंगे, जो झूले जितना ज्यादा ऊंचाई तक जाते हैं वो तेज तेज जाते हैं नीचे, और सबसे ज्यादा कहां पर होती है वेलोसिटी? मीन पर। समझ रहे हो ना? वो जो झूले लगते हैं ना, मगरमच्छ वाले, वो कश्ती वाले, ऐसे ऐसे वाले जो ऐसे ऐसे झुलाते हैं, तुम्हें नहीं देखे हो? जब नीचे आते हो ना सबसे तेज तभी पता चलता है। ऊपर जाते समय तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, लेकिन जब नीचे आते हो फिर नीचे से ऊपर जाता है तब पता चलता है, अरे किस तेज। हाँ, मजा आ जाता है। समझ रहे हो ना भाई? फिजिक्स ने ऐसी गजब गजब चीजें कर दी हैं, आप सोच नहीं सकते। वाकई में बहुत, जितना भी आप ये जो मजा आ जाता है वाली बात कहते हो ना, ये सब फिजिक्स के कारण हो पाता है, ठीक है ना? ऐसे ऐसे झूले हैं, हम तो कुछ भी नहीं, इंडिया में वो झूले हम लोग देख भी नहीं पाते हैं, ठीक है ना? जिन झूलों पर इंडिया में बैन है वो झूले
है ना, बड़ा दिक्कत में है। दूसरे कई देशों में क्या है, बहुत अजीब अजीब किस्म के झूले होते हैं जिनमें यहाँ जिन पर बैन है, ठीक है ना, उनको यहाँ हम चला भी नहीं सकते। तो खैर यहाँ तक जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं डेफिनेशन, है ना, फिर मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ, ठीक है ना। नहीं नहीं, हाँ, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके करो, लिखो लिखो, है ना। पहले यहाँ तक जल्दी से नोट करो तेजी के साथ, है ना, और फिर मैं उसके बाद समझा लिखवा देता हूँ डेफिनेशन, ठीक है ना। हाँ अगर मान लो बॉल और सरफेस के बीच में जो वॉलीबॉल कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है, हाँ। तो जितने मतलब जैसे तीसरा हाइट से थोड़े नीचे टकरा के उसकी हाइट आएगी और वही मोशन होता है, तो वो भी एक ऐसा का एग्जांपल है। पहली बात तो इलास्टिक कोलिजन जो होते हैं ना, ये अर्थ वाले, ये तो कई बार ऐसा भी होता है, हम जितनी से छोड़ते हैं उससे ऊपर भी चल जाती हैं। कई सारी बॉल्स आपने देखी नहीं, मैजिकल बॉल्स जो होती हैं क्या होती हैं, आप यहाँ से छोड़िए तो ऊपर तक जाती हैं, उनकी कहानी अलग है, ठीक है ना, फिर उस पर आराम से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एसएचएम हर वो चीज़ होती है कुल मिला जुलाकर जो कि टू एंड फ्रो मोशन कर रही हो किसी एक वेल डिफाइंड लिमिट्स के बीच में। कम ज़्यादा हो रहा होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैंने आपको क्या कहा, अर्थ की टनल, जब हमने अर्थ में आर पार टनल खोदी तो मीन एकदम सेंटर पे है, उसका एक्सट्रीम इधर भी उतनी दूर है, उधर भी उतनी दूर है। अगर तुमने यहाँ से छोड़ी बॉल को, पता लगा वो यहाँ से टकरा के इसके ऊपर चली गई, तो सर इधर तो उसका एक्सट्रीम कहीं कुछ और दूरी पे है और उधर वो ज़्यादा दूरी पे है। समझ में आ रही बात ना, मतलब हो सकता है फिर वो यहाँ से टकरा के 4 मीटर से छोड़ी ऊपर 10 मीटर तक चली गई, तो नीचे तो हुआ 4 मीटर, ऊपर 10 मीटर, तो फिर नहीं हो सकता ऐसा चल। हाँ, तो वो ऐसे भी केसेस होते हैं ना, प्रैक्टिकल तो देखा है ना, तो वो भी मोशन है। मतलब पढ़ने में सब कुछ आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, अभी आपकी जिंदगी में अभी नहीं है, वो भी आ जाएगा, वो कैसे हो रही है, ठीक है। फिलहाल जैसे इसको पूरा करो, लिखो सिंपल हार्मोनिक मोशन मे बी डिफाइंड एज, यहाँ के बाद मोटी मोटी डेफिनेशन लिखिएगा इन्वर्टेड कॉमास में लिख करके, ठीक है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन मे बी डिफाइंड एज, है ना। बैठ जाओ, दोबारा आप गलती नहीं करना, टाइमली आना, ठीक है ना, बैठ जाओ। एक्सेलरेशन, sorry, simple harmonic motion may be defined as, simple harmonic motion may be defined as the periodic motion in which, simple harmonic motion may be defined as the periodic motion in which acceleration is directly proportional to, in which the acceleration is directly proportional to the displacement, है ना। SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बी डिफाइंड एज द पीरियोडिक मोशन इन विच, द पीरियोडिक मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजिशन, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसमें ये नेगेटिव साइन यही इंडिकेट करता है कि मोशन हमेशा इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में होगा, मतलब हमेशा किधर, अच्छा इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ होता है, मीन से हमेशा बाहर की ओर, मीन से हमेशा बाहर की ओर, इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट, तो मीन से हमेशा बाहर की ओर, तो वो इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट के हमेशा क्या होगा, अगेंस्ट में होगा, ठीक है ना। हो गया, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। स्पेशल केस बनाओ, स्पेशल केसेस व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, है ना। स्पेशल केसेस में देखिए, व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, केस 1, व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, बोलो बच्चों क्या होगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सर, y बराबर, मीन पे y बराबर 0 होता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, तो a बराबर 0। क्या गजब यार, मीन पर एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी मैक्सिमम। बताओ मीन पर कौन कौन मिनिमम, मीन पर कौन कौन मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन मिनिमम बट वेलोसिटी मैक्सिमम। ऐसा भी हो सकता है कि 4 ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर SHM, और 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम एट मीन एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी मिनिमम, ऐसा करके मतलब 2-4 एग्जांपल बना देगा ना। अगर आपको आता होगा तो आप आराम से ढूंढ ले जाओगे कि कौन सी चीज सही है, समझ में आ रही बात ना।
तो इस तरह करके 4 ऑप्शन बन सकते हैं आराम से कि ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम। क्लियर है ना? आराम से बन जाएंगे 4। ठीक, तो ये सब तुम्हें जब भी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं जब हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं चीज़ों को। ठीक है ना? केस 2 क्या होगा? व्हेन द पार्टिकल इज, है ना, व्हेन द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजिशन, जब पार्टिकल कहाँ पर होगा? एक्सट्रीम पोजिशन पर होगा। तो भाई y कितना हो जाएगा? r के इक्वल। a बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर r। तो a यही क्या होगा? मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कहीं नहीं होगा। ठीक है ना? सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन कहाँ पर होगा? एक्सट्रीम पर। एक्सट्रीम पर जब पहुंचेगा तो बॉडी का एक्सेलरेशन तो होगा बहुत ज़्यादा और डायरेक्शन होगी मीन की ओर, तो इसलिए वो बहुत तेज़ी से वहाँ से नीचे आएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? मीन से बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। क्लियर है? तो किसकी माइनस तब भी नीचे की ओर होगी भाई। ऐसा अब एक बात होता है, मैंने बताया ना, जब इससे जा रहा होगा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऐसे काम करेगा नीचे की ओर, ये वापस आके जब ऊपर जा रहा होगा फिर ये ऐसे काम करेगा, तभी तो नीचे लाएगा इसको। समझ में आ रही बात ना? क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पर कहीं भी y बराबर क्या होगा? r। अब मैं दोबारा माइनस साइन इंडिकेट नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा एक्सट्रीम पर y बराबर r होता है। ठीक है ना? a मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई? इसी को क्या भी कहेंगे? एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड। जैसे उसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम वेलोसिटी को वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वेलोसिटी को वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड। एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, ये चीजें आपको ध्यान से सुनना। पहले शुरुआत की जिन लोगों ने मार्च में क्लासेस ज्वाइन की थी, लास्ट क्लास में, मतलब इस क्लास में 11 बाद शुरू की मार्च की क्लास और लास्ट की फरवरी क्लास आपको बाकी बहुत सारे लोगों से डिफरेंट बनाती है। समझ गए ना? बहुत काम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। आने वाले टाइम में अगर आपका कोई सगा संबंधी हो तो उसको मशवरा देना कि भाई जुलाई के चक्कर मत पड़ो 11th में जाने का, है ना? जब भी क्लासेस शुरू हो गई हो तभी क्लासेस ज्वाइन कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मजाक नहीं कर रहा। वो जो मार्च की क्लासेस होती है ना, वो उनमें भी कम संख्या होती है हमेशा बच्चों की, और फिर लास्ट में जो फरवरी की क्लासेस चल रही होती हैं इसमें भी कम संख्या हो जाती है बच्चों की। इसका मतलब वो जो छानने वाले जो जिनको नहीं करना है ना, जिनको सब कुछ नहीं पढ़ना है, वो ना तो उधर आते हैं और ना इधर मिलेंगे। ठीक है ना? तो अगर कहीं ना कहीं आप मुश्किल में थे, परेशानियों में थे, आप कहीं भूल गए थे, भटक गए थे, कोई बात नहीं, दूसरों को तो मशवरा दे सकते हो, सलाह दे सकते हो ना। तो जो उधर मार्च की क्लासेज होती हैं वो बाकियों से आपको डिफरेंट बनाती हैं, और इधर जो एक क्लासेज चल रही है ना आपको डिफरेंट बनाएंगी। लास्ट तक आते आते बच्चों का मनोबल बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका होता है भैया। कुछ बच्चे मन पता कैसे सोचने लगते हैं, अरे यार अब बस जितना पढ़ लिया उतना ही रिवाइज कर लो। वो गलत, वो अपनी जगह वो भी सही हैं, वो गलत नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वो लोग हैं जिनको लगता है कि अब मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा, भाई मेरे बस का पूरा है नहीं। तो फिर वो इन दिनों क्या सोचेगा, यार पास होना है भाई कैसे भी करके, अब कौन लास्ट चैप्टर के चक्कर में पड़ेगा। आखिरी चैप्टर में यार इतना छोड़ो, इसको छोड़ भी दूंगा तो इसके अलावा बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो यही दिमाग लगाने लगते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि आपने ये सोना खो छोड़ दिया, यहाँ ये बहुत कुछ बता रहा है। आप उठा के देखिए पिछले कई सालों के पेपर, पिछले 4, 5, 6 सालों के पेपर, आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है ना? कंपटीशन में, ठीक है, नीट में भी और जेईई मेंस में भी। ठीक है, खैर a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर r, मतलब एम्पलीट्यूड, एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड। चलो जी, यहीं के बाद बात करते हैं टाइम पीरियड की, जल्दी से, है ना? टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। गजब यार, कितनी चीजें हैं इसमें ना। टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। अगर तुमसे कोई सवाल कर बैठे कि बताओ ऐसा कोई मोशन बताओ जिसमें कि जहां वेलोसिटी 0 होती है वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, तो क्या जवाब होगा? जहां वेलोसिटी 0 होती है वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, एसएचएम। ठीक है ना? और जहां वेलोसिटी मिनिमम होती है वहां, जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वहां एक्सेलरेशन 0 होता है, एसएचएम। समझ गए ना? अच्छा, क्या मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन, उसमें भी क्या ऐसा ही कुछ होता है? क्या वर्टिकल मोशन में भी ऐसा ही कुछ होता है क्या? ध्यान सुनो, वर्टिकल मोशन मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है क्या? नहीं, फिक्स रहता है। कुछ बात समझ आए ना? इसलिए वर्ड यूज नहीं करना है, ये एसएचएम की खासियत है यार। इसकी स्पेशलिटी को किसी और पे मत ला दो, समझ में आ रही बात ना? ये बहुत स्पेशल टाइप का मोशन है, बहुत प्यारा मोशन, ठीक है ना? तो इसकी स्पेशलिटी को दूसरे पर मत ला दो। हम बोलेंगे वहां पर ऐसा तो होता है सर कि वेलोसिटी 0 हो बट एक्सेलरेशन नॉन 0 हो, पर हम कहते हैं वो मैक्सिमम नहीं है, बल्कि वो तो सही मायनों में
थोड़ा सा और कम ही हो जाता है, नहीं समझे? जब बहुत ज्यादा हाइट हो जाएगी, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ही क्या होता चल जाएगा, ये कम होता चल जाएगा, एक्सेलरेशन। समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया, क्या कह रहे हैं? ठीक है यार, मजा बहुत आ रहा पढ़ाने में, ठीक है ना? लेकिन दीदी आ गई है, चलिए खैर लिखो। द टाइम टेकन, टाइम पीरियड लिखिए। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, कोई बात नहीं है ना, थोड़ा चेंजेस किए थे मैंने, है ना? क्या टाइम हो गया? अच्छा अभी भी लेना है, ठीक, कोई बात नहीं, मैंने चेंजेस ये किए थे कि अभी फिलहाल क्लास बायोमैथ्स रखेंगे। हाँ लिखो लिखो, बस कोई नहीं, लास्ट पॉइंट करा के छोड़ते हैं, आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे बाकी, है ना? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ठीक है, सिंपल पर बस बाद में बात करना है ना। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, है ना? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम to complete one vibration, to complete one vibration, the particle executing, the time taken by the particle executing SHM to complete one vibration is called time period, is called time period। देखो वो तो पता ही है ना, मैंने क्या कहा, the time taken to complete one vibration या one oscillation, ये तो पहले से भी जानते हैं हम। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, एक ऑसिलेशन ये होता है, समझ गए ना? एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगने वाले टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं हम, नया कोई और। इससे पहले तक तो बस यही जानते थे कि टाइम पीरियड इसको कहते हैं। अब फॉर्मूला क्या होगा? ए बराबर, अब हम फिर इसको क्या लिखेंगे यहां से? वी नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, है ना? वी नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम क्या होगा? बोलो बच्चों, ए बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई। बोलो कोई डाउट हो तो मत बोलो अब, क्यों? बोलो क्यों? टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। वो नेगेटिव हमारे यहाँ, टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो मैं माइनस लगाऊं ना लगाऊं क्या फर्क पड़ता है? वहां माइनस साइन, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में माइनस लगाना जरूरी होता है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वहां माइनस की वैल्यू होती है, समझ रहे हो ना? वहां माइनस बताता है सर ये डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन होगी, लेकिन इसमें कोई मतलब नहीं है। तो इन मैग्नीट्यूड, अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इन मैग्नीट्यूड। मतलब अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में कोई तुमसे पूछे कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ऐसे इन मैग्नीट्यूड ओनली क्या होता है, तो ए बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई। क्लियर है? तो अब क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बराबर ए अपॉन वाई। ओमेगा का फॉर्मूला बताओ बच्चों, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी का स्क्वायर बराबर ए अपॉन वाई। सर ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बराबर ए अपॉन वाई। सर टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर बराबर वाई अपॉन ए। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्या कहने हैं? मेरे को क्या चाहिए? बोलो ना भाई, टी चाहिए। यार क्या गजब मोशन है ये, एक अलग किस्म का मोशन है ना। 4 पाई स्क्वायर वाई अपॉन ए, टी बराबर, बोलो टी बराबर अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर वाई अपॉन ए। तो सर टी बराबर 2 पाई अंडर रूट वाई अपॉन ए। क्या गजब, एक ऐसा मोशन जिसमें सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। जिस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आई मीन एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, उसका टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होगा। जो साइकिल जितनी बड़ी होगी, उसका टाइम पीरियड भी उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई अपॉन ए, वेयर वाई इज डिस्प्लेसमेंट, ए इज एक्सेलरेशन। ध्यान रखना एक्सेलरेशन। तो टाइम पीरियड जो होता है पार्टिकल एग्जीक्यूट, एसएचएम एग्जीक्यूट करते हुए पार्टिकल का टाइम पीरियड जो होता है वो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों पे डिपेंड करता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छे, आज इतना ही रख के छोड़ेंगे, ठीक है ना इसको। अभी इसके आगे जो भी डिस्कशन होगा इसके आगे करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना? फिलहाल आज के लिए इतना काफी है इसमें।